ये संख्या करीब 1380 है। हाल में आपको मालूम हुआ होगा कि कई सारे ओपी वगैरह को अपग्रेड करके थाना में चिन्हित किया गया है। तो ये संख्या करीब करीब 1380 के आसपास है। तो इसमें लेकिन आपकी मंजूरी अभी 1014 की ही मिली है, उसमें भी 737 पूर्ण है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये 300 जो करीब नए थाने हो रहे हैं ये ओपी से कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी सर 50% अबाउट मतलब 700 के करीब थाने नहीं अभी नहीं, भी आप इसको इस तरीके से समझें कि जो ओपी है उसमें वो बेहतर ढंग से काम कर सके, इसलिए उसको थाना में अपग्रेड किया गया। और ये प्रक्रिया पिछले 1 साल के अंदर में हुई है। तो जो पहले की संख्या थी वो करीब करीब 1100 के आसपास थी। तो उसमें से 1014 की संख्या जो मैंने आपको बताया उसमें स्वीकृति मिल चुकी है और उसमें से 737 का पूर्ण हो गया है। इसका कोई टारगेट लक्ष्य भी है कि कब तक पूर्ण करना है या हर महीने का लक्ष्य निर्धारित है और निगम के साथ हमारे समन्वय से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जो थाने अभी भी भवनहीन है या भूमिहीन है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उस पर भी हम अभियान के तहत आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी जल्दी से जल्दी भवन की स्वीकृति मिल जाए या जहां भूमि नहीं है वहां भूमि को चिन्हित करके उस पर आगे का काम किया जाए। कितनी थाने हैं जो भूमिहीन भवनहीन है? अब ये तो ऑफ हैंड मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से भूमिहीन थानों की संख्या करीब करीब 80 के आसपास है। ये एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। और उसी तरह से कुछ और थाने जहाँ पे भवन नहीं बने हैं तो उसमें भी कहीं कहीं समस्या आती है। जैसे भूमि चिन्हित हुई लेकिन कोई विवाद आ गया या न्यायालय में कोई मामला चला गया तो उस परिस्थिति में वो थोड़ा सा लंबित हो जाता है उस तरह का मामला। तो ऐसे कुछ मामले हैं, ऐसे करीब 34 ऐसे मामले हैं जिसमें कि कुछ न कुछ विवाद जनरेट हो गया है और उस वजह से उसमें मामला लटका हुआ है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि 277 थानों में निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर है। नहीं, जो 80 जो भूमिहीन थाने हैं सर, इनके लिए भूमि चिन्हित करने का काम चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें वो भी थाने हैं जो हाल में स्वीकृत हुए हैं। जैसे यातायात के करीब 43 थाने जो हैं वो अभी पूरे राज्य में कार्यरत हैं और 28 जिलों में नए 28 थाने बने थे। उसी तरीके से साइबर वर्टिकल के तहत भी साइबर थानों का नया स्वीकृति हुआ है और ये सभी जो हैं इस पर हम लोग भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये सारे मॉडल थाने ही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं और उसको देखते हुए आप इसको कोई एक सपोज कीजिए मॉडल ए का है, कोई बी का है, कोई सी का है, इस तरीके से वो थाने बनाए गए। जो आप पैनल बनाने जा रहे हैं वो परंपरागत तरीके से ही सुविधा वाले रहेंगे कि आधुनिक के हिसाब से, जैसे अब चाइना ने या उन्होंने थोड़ा सा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसका भी डिज़ाइन बना हुआ है और जिस डिज़ाइन की स्वीकृति गृह विभाग से मिली है उसी आधार पर हम लोग इसका निर्माण कार्य करा रहे हैं। और जहाँ तक प्राइवेसी की बात है तो जो महिला कांस्टेबल्स का बैरक है वो सेपरेट है, उसमें इस तरह की समस्या आने की संभावना नहीं है। सर 8 जो पुलिस केंद्र वाली बात है सर, जो निर्माण हो रहा है वो सर पुलिस लाइन वाला, उसका सर डेडलाइन या क्या निकट भविष्य में कौन सा तैयार पहले होगा? इसमें भी अधिकांश का जो कार्य है वो समापन की स्थिति में है, वो बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगा। एक आध छोड़ करके शेखपुरा वगैरह का कुछ मामला है जो किसी विवाद में है, बाकी सभी जगह जो है जैसे अररिया वगैरह का है ये करीब करीब पूर्ण हो चुका है, अंतिम चरणों में है। हाँ, उसमें फिर वही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उसके बाद जो वाटर का है वो सब सुविधाएं, ये सारी सुविधाओं के लिए फिर फर्नीचर वगैरह वहाँ उपलब्ध कराना होता है। इन सब के लिए लंबित है, थोड़ा थोड़ा वो पूरा हो जाएगा। पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस के ऊपर 28 करोड़ से अधिक का बिजली बिल का बकाया हो चुका है, बिजली विभाग का, जिसमें पटना सबसे ऊपर है। भुगतान नहीं हो रहा है बिजली का, बिजली चोरी भी कर रहे हैं पुलिस लाइन में आके। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बिजली चोरी हो रही है। प्रॉपर कनेक्शन ले करके और
बिजली का उपभोग किया जा रहा है। जहाँ तक लंबित बिल का मामला है, ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं और मैं समझता हूँ कि पुलिस मुख्यालय उसको लेकर के संजीदा है और उसके भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस केंद्र जहाँ पे 50 किलोवाट आवर से ज़्यादा कैपेसिटी की बिजली उपभोग की जा रही है, वहाँ ब्रेडा की मदद से सोलर पैनल लगाने की भी प्रक्रिया पर हम लोग काम कर रहे हैं और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि जो बिजली उपभोग में हमारा व्यय है उसको भी हम आने वाले दिनों में कम कर सकेंगे। अब ये तो हाँ, ये हमसे रिलेटेड मामला नहीं है। हमें लगता है कि बजट वगैरह से पूछ करके हम आपको बता सकेंगे, ऑफ हैंड हम नहीं बता सकेंगे। सर, एक मॉडर्नाइजेशन की बात है सर, तो कई वाहन खरीदे गए पुलिस के लिए और की बात आपने भी बताई, लेकिन हथियारों को लेकर ये क्या हो रहा है? क्योंकि आपसे कमतर हथियार AK-47 भी बरामद रहने से हो रहा है, तो वैसे में SLR या दूसरे आर्म्स से कब तक काम चलेगा? देखिए, ये भी जो प्रश्न है वो दूसरे प्रभाग से संबंधित है, फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे बता सकता हूँ कि हथियार के मामले में हम कहीं भी किसी भी सो कॉल्ड आपराधिक गिरोह से कम नहीं है। हमारे पास वो सारे अत्याधुनिक हथियार हैं और जहाँ तक उसको और अपग्रेड करने की आवश्यकता है उस पर भी लगातार काम चल रहा है। इसलिए आप इस बारे में निश्चिंत रहें कि जैसे बॉडी ये के लिए सर, प्रोटेक्शन के लिए और सब इक्विपमेंट्स, नाइट इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारी सुविधाएं, सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं और जहां कमी है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पर न केवल केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से बल्कि राज्य सरकार भी भरपूर सहायता हमें कर रही है और फंड की कहीं कोई कमी नहीं है। ट्रैफिक से भी ले लिया जाता है। ट्रैफिक जाम जो है शहर में, राजधानी में नहीं बंद हो रहा है और इनके आसपास तो छोड़िए, आप किसी दिन सर एक औचक निरीक्षण या कोई जांच करा लीजिए किसी सिविल ड्रेस में, गांधी सेतु पर जैसे शाम ढलती है 5-6 बजे के बाद वसूली शुरू हो जाती है, सुबह 3 बजे तक होती है, फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। ये नियमित धंधा बन गया है, इसके कारण जाम हो रहा है। मेरे इसके लिए कुछ क्या ठोस उपाय क्या हो रहा है सर? देखिए, मैं ये बता सकता हूँ कि जो यातायात संधारण है वो जिला पुलिस के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है। हमारे स्तर से जो पॉलिसी है वो बनाई जाती है और मुख्यालय के सहमति के बाद उसको यातायात प्रबंधन के लिए जिलों को भेज दिया जाता है। तो ये सब जो आपकी समस्याएं हैं, ये बेहतर होगा कि आप पटना जिला प्रशासन से पूछें। उड़ा दे रहे हैं लोग, तो आप उस पर कुछ करेंगे सर? सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या मतलब पटना ट्रैफिक पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं कि लेन में नहीं चलने वालों को चालान काटा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए? लेन तोड़ मतलब जाम, आप शहर बहुत चौड़ा है, अब जो है बहुत अच्छी सुविधा हो गई, लेकिन जब आप लेन में चलेंगे नहीं, पीछे से आप लेन में पीछे वाला आके लगा देगा तो आप। देखिए, ऐसा है कि जो आप लेन डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि हायर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात है। अभी हम लोग उस स्तर तक शायद नहीं पहुँच पाए हैं। अभी हम बहुत बेसिक जो ऑफेंसेस है उसको पकड़ना चाह रहे हैं। जो डिसिप्लिन है वो बेसिक लेवल की वो लाना चाह रहे हैं। लेन डिसिप्लिन तो आगे की बात है। तो अब यही है कि हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से और यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से। तो उसमें कई बार जो है इस तरह के जो लेन डिसिप्लिन जैसी बातें हैं वो बैक सीट पे होती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उस स्टेज तक पहुँचे और इसमें केवल पुलिस प्रशासन जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है ये कहना भी उचित नहीं है। जो नागरिक हैं जो सड़क का उपयोग करते हैं विभिन्न तरीके से, चाहे वो पैदल यात्री हैं या वाहन पे हैं या 2 व्हीलर पे हैं या 3 व्हीलर पे, उनकी भी कुछ जवाबदेहियाँ हैं। तो जब तक ये परस्पर समन्वय से सभी लोग अपनी अपनी जवाबदेही का पालन नहीं करेंगे तब तक जो आदर्श स्थिति की बात आप कर रहे हैं वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे।
अरे सर आप आज पुलिस बहुत अपडेट है, बहुत आपके पास इक्विपमेंट है सर। एक सड़क पे ट्रक का गुल्ला टूट जाता है, आप कितने मिनट के अंदर उसको हटवा दीजिएगा? देखिए हमारे पास, मैं फिर यही आप कहूँगा, किसी एक प्रयोग सर बता मैं फिर यही कहूँगा कि हमारे पास क्रेन्स वगैरह उपलब्ध हैं, लेकिन वो सीमित संख्या में है और उसमें भी कैपेसिटी होती है कि वो भारी ट्रक को उठा सकता है अथवा उससे कम वजन वाले वाहनों को उठा सकता है। तो हम लोगों ने इस बारे में एक प्रस्ताव दिया है गृह विभाग के माध्यम से परिवहन विभाग को कि हमें प्राइवेट क्रेन ऑपरेटर्स की सुविधा को उपयोग करने का दिया जाए, परमिशन या अनुमति दी जाए, और उसके तहत जो उनका उठाव का चार्ज है या जो वाहन वो उठा करके ले जा रहे हैं, भंडारण का चार्ज है, वो प्राइवेट एजेंसी जो है वो वसूल कर सके। क्योंकि ये प्रावधान 2019 में एमवी एक्ट अमेंडमेंट आने के बाद ये लागू हो गया है धारा 201 के तहत। तो इसका उपयोग करके हमने प्रस्ताव भेजा है और हमें उम्मीद है कि जब हमें प्राइवेट क्रेन ऑपरेटर्स की सुविधाएं मिल जाएंगी तो इस दिशा में हम लोग कारगर हो पाएंगे। सर अभी आपने एक्ट की बात की, एक न्यूसेंस एक्ट है जिसमें पुलिस अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है, जो उसके काम करने के कारण। न्यूसेंस एक्ट का मतलब क्या हुआ? मेरा सर ये है कि अगर रोड इंजीनियर विभाग अपनी सड़क को ठीक नहीं कर रहा है, नगर निगम वहाँ जाम वो जो है सब्जी मंडी लगवा रहा है, तो ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बन रहे हैं, उन कारकों को लेकर पुलिस को भी शक्तियाँ मिली हुई हैं तो वो अपने केस कर सकता है। पुलिस क्या ट्रैफिक को सुधारने के लिए शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? नहीं, जहाँ तक सड़क इंजीनियरिंग में कमी की बात है, ठहरी हुई है पूरी कार्रवाई। सड़क इंजीनियरिंग में कमी की बात है तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एंड एजुकेशन फरीदाबाद की मदद से एक सर्वे किया गया था जिसके बारे में बीच बीच में आपको बताया गया। उसमें पटना शहर में 50 किलोमीटर स्ट्रेच का भी सर्वे किया गया था और जो कमियां पाई गई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसकी रिपोर्ट जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजी गई है ताकि वो उसको दुरुस्त कर सकें। जहाँ तक सड़क पर वेंडर्स के द्वारा अतिक्रमण की बात है तो मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि नगर निगम भी इस समस्या को लेकर के अवगत है, चिंतित है, और उसी क्रम में आपने देखा होगा कि राजेंद्र नगर में जो नई वेंडिंग जोन बने हैं और वहाँ जब वेंडर्स को शिफ्ट कर दिया गया है तो वहाँ की परिस्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। तो ये प्रोसेस जो है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इनका सवाल दूसरा था सर, इनका सवाल है कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? मेरा सवाल ये नगर है, निगम कर्मचारी या जो एक मिनट। व्यक्ति वैसे करा मेरा रहे हैं। सबसे सवाल ये है कि पुलिस जो एक्शन लेती है ट्रैफिक वायलेंस का या नगर निगम कभी जुर्माना लेता है, पुलिस जो है उनकी एजेंसी ठेकेदार नगर निगम इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता जब उसे शक्तियाँ हैं कि वो सब समान रूप से सभी देखिए को करें? हम जो आप पब्लिक को पकड़ रहे हैं, आप सरकारी विभाग को छोड़ दे रहे हैं जो उसे ड्यूटीज करने की, तो भेदभाव क्यों हो रहा है ये कार्रवाई में? नहीं, ऐसा है कि जो एमवी एक्ट के तहत प्रावधान है, एमवी एक्ट के तहत प्रावधान है, उसमें जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बनाए गए हैं और कंपाउंडेबल तब होंगे जब आप फाइन जमा करेंगे। उसी शक्ति के तहत हम सड़क उपभोगकर्ता को फाइन करते हैं। वो कोई सिविलियन भी हो सकता है, वो कोई सरकारी पदाधिकारी भी हो सकता है और वो कोई गैर सरकारी पदाधिकारी भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिस्टिंक्शन है। सरकारी जहाँ कार्यालय भी हो सकता है, सरकारी कार्यालय भी हो सकता है, मैंने खुद फाइन दिया है। उसने पदाधिकारी के तौर पर दिया है। एक कार्यालय अगर गलती कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई पथ निर्माण विभाग है, सरकारी कार्यालय जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। संसाधनों की उपलब्धता भी एक फैक्टर होता है। इसके अलावे कई सारी चुनौतियां होती हैं जिसको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। उन सबको देखते हुए वो अपना काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा। जब काम नहीं हो रहा तो फिर सुधार कैसे हो रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस के साथ समस्याओं को एड्रेस करने का प्रयास होना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट के बीच में परस्पर समन्वय होना चाहिए और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को ब्लेम करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सर ट्रेनिंग को लेकर भी आपने पॉलिसी बनाई थी सर,
ट्रैफिक पुलिस, उसके लिए क्या बात आगे बढ़ी? ट्रेनिंग को लेकर के पिछले साल हम लोगों ने वित्तीय वर्ष में करीब 1600 पुलिस कांस्टेबल्स ऑब्लिक ऑफिसर्स को यातायात प्रशिक्षण दिया है और 14 दिनों का वो सेशन रहा है। 14 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया उनको। इस साल भी हमने बजट की मांग की है और हमारी उम्मीद है, हमारा लक्ष्य है कि 1000 अन्य पुलिसकर्मी जो यातायात ड्यूटी में आज मैं बिहार पुलिस आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम की श्रृंखला में आपको संबोधित करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य में न्याय के साथ विकास के पथ पर प्रगति हो रही है और विकास की इस त्वरित गति को बनाए रखने हेतु लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था का संधारण आदि के संदर्भ में राज्य की अन्य एजेंसियों के साथ पुलिस की भूमिका सर्वोपरि एवं व्यापक होती है। जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस थाना ही वो प्राथमिक संस्थान है जहां पर आम जन संकट की स्थिति में जाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जन उनकी मदद करें। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस के कार्यालय भवन की महत्ता बहुत स्पष्ट रूप से उजागर होती है, चूँकि वो कार्यालय भवन वहाँ कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों या कर्मियों के लिए एक तरफ परिचालन दक्षता के दृष्टिकोण से आवश्यक है, जिसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोलते हैं। दूसरी तरफ नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप भी कार्यालय भवन का बनाया जाना आवश्यक है। इसी सिलसिले में मैं पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धि के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 से लेकर अब तक करीब 1014 थाना या ओपी और नाका भवनों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 737 यानी 737 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 277 भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। यदि हम चालू वित्तीय वर्ष को देखें तो इन स्वीकृत 1014 भवनों में से 17 भवनों के निर्माण की स्वीकृति इस वर्ष मिली है और 32 भवनों का निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण हुआ है। अब राज्य के शेष भूमिहीन या भवनहीन थानों की बात है तो उसमें अभियान चलाकर उनके लिए भूमि की पहचान और उसके बाद उस पर भवन निर्माण की स्वीकृति का प्रयास लगातार जारी है। इसके अलावे राज्य के 8 पुलिस केंद्रों का निर्माण, महिला स्वाभिमान बटालियन और बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 4000 की क्षमता वाले बैरक का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। आप सभी को मालूम है कि राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के 545 थाना भवनों या ओपी में विभिन्न क्षमता, ये 5 से लेकर 20 बैरक की क्षमता वाला और 25 पुलिस केंद्रों में विभिन्न क्षमता जो 100 से लेकर 500 तक की हो सकती है कि महिला सिपाही बैरक का निर्माण भी चल रहा है। उसी प्रकार एक आम समस्या होती है महिलाओं के शौचालय के लिए, जिसमें राज्य सरकार ने संकल्प लिया है और उसके तहत 111 थानों में 5 सीटेड महिला शौचालय सह स्नानागार, 567 थानों में 5 सीटेड महिला शौचालय स्नानागार, 97 थानों में 2 अदद महिला शौचालय स्नानागार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसी प्रकार 51 पुलिस लाइन बीसैप की यूनिट या महिला बटालियन में भी 20 सीटेड महिला शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। जहां तक नए थाना भवनों, पुलिस लाइन या बीसैप यूनिट या महिला बटालियन की बात है, इसमें अब स्वतः प्रावधान कर दिया गया है कि इनके लिए अलग से बैरक और उसी प्रकार शौचालय सह स्नानागार की सुविधा होगी। हम आम जनों के लिए विशेष सुविधाओं की बात करें तो इन थाना भवनों में करीब 660 पुलिस थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण किया गया है, जहां पर
कोई भी परिवादी या शिकायतकर्ता वहां आ सकता है और अपनी बात सक्षम प्राधिकार से कर सकता है। नए थाना भवनों में यह सुविधा आगंतुक कक्ष की ये स्वतः प्रावधानित की गई है। उसी प्रकार नए थाना भवनों में दिव्यांग जनों के लिए खास करके शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर आदि का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इन सब गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री